अस्सलामुअलैकुम। नया दिन रमजान स्पेशल में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब और मैं हूं महक असलम। दूसरा रोज़ा मुबारक। और हमने कल देखा कि कल पाकिस्तान भर में पहला रोज़ा खोला गया। हर किसी ने अपने अंदाज के मुताबिक इफ्तारी की और बहुत सारे ममालिक ऐसे थे जहां पर गालिबन दूसरा रोज़ा था। एग्जैक्टली। चलिए हम अपने पहले रोज़े की बात करते हैं। हमारा पहला रोज़ा कैसा था? तो महक, मुझे पहले आप बताएं कि आपका पहला रोज़ा कैसा गुजरा? अफ्तारी में क्या माहौल था? रोज़ा तो अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ा लगा नहीं मुझे प्यास भी नहीं लगी मुझे, लेकिन इफ्तारी में मैंने बड़ी सादा इफ्तारी की। मैंने खाना खा लिया उसमें। मैंने कहा मैं फिर उसके बाद सहरी में खाना खाऊंगी, दरमियान में मैं। अच्छा, इट्स वेरी गुड। मैं खुद भी जब कल घर से निकला शो करने के लिए, मैंने अपनी वाइफ से कहा कि जब मैं वापस आऊँ तो कोई पकौड़े, समोसे, कोई जलेबी, कोई तली हुई चीज मुझे नहीं चाहिए। मैंने पकौड़े जरूर खाए। अच्छा, मैं वैसे नॉर्मली भी मैं तली हुई चीजों से परहेज करता हूं। इफ्तारी नहीं होती बहुत सारे लोगों की, मेरी हो जाती है। खसूसन पंजाब वाले जो है वो पकौड़ों के बगैर, ये वो पंजाबी है जो फिर पकौड़ों के बगैर इफ्तारी करता। मैंने कहा आई विल हैव माय डिनर। तो जनाब मैंने इफ्तारी ऐसे की। लेकिन जब हम बात करें सादगी की कि इफ्तार में जरा सादगी हो, वो सादगी आपके लिए बहुत अच्छी है, आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छी है। ऐसे में पैगाम बहुत से लोगों की तरफ से दिया गया कि सादगी कितनी जरूरी है। और जब बात हम सादगी करें उससे पहले क्यों ना खूबसूरत तरीन मकाम आपको लेकर चलते हैं कि वहां के मनाजिर क्या थे। वो अफराद, वो लकी तरीन अफराद जिन्होंने इफ्तारी की खाना काबा के सामने, जिन्होंने मताफ में इफ्तारी की, क्या रूह परवर मनाजिर थे। एक फुटेज मैंने देखी महक कि एक शख्स जो इफ्तारी कर रहा था, जैसी अजान हुई उसने एक फुटेज बनाई, खजूर, एक गिलास पानी यानी जमजम, उसके साथ ही वो ऊपर कैमरा लेकर जाता है, सामने खाना काबा नजर आता है। बड़ा खूबसूरत वो मंजर था। बहुत खुशकिस्मत लोग हैं जो कि यहाँ पर खाना काबा के सामने बैठ के इफ्तारी करते हैं, क्योंकि ये मौका और ये जो वक्त है किसी किसी को नसीब होता है, और जिनके नसीब में है वो माशाल्लाह बहुत खुशकिस्मत है। और अगर वहां पर बैठे हुए लोग हमें सुन रहे तो हमारी उनसे इल्तिजा है कि हमें दुआओं में याद रखें। और मैं बस ये कल सोच रहा था मैं कि बस अगर सिर्फ हम इमेजिन ही ये कर लें कि हम वहां पर मौजूद हैं, हम खाना काबा के सामने मौजूद हैं, हम मताफ में मौजूद हैं, अल्लाह का घर हमारी नज़रों के सामने है, वो कैमरे के पीछे हम खुद हैं, हम उस खाना काबा के सामने हैं, तो अल्लाह तो हर जगह मौजूद है। दुआ करते हैं तो अल्लाह सुनता है। तो ये वो लम्हात है जब अल्लाह ज़ाहिर है बड़ा करीब आ जाता है हमारे। वो कहते हैं ना कि इफ्तार से पहले फौरन दुआ मांगे आप, वो बहुत कबूलियत का वक्त होता है। और जब हम मक्का मुकरमा की बात करते हैं तो हमने देखा कि यहाँ पर जिस तरह से बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने एक फासले से लोगों को बिठाया हुआ है, SOPs का ख्याल रखा हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें थी जिन पर पाबंदियाँ लगी कि आपने जो है तरावियाँ कम कर दी गई या कुछ भी जो था उसके मुताबिक अब SOPs को फॉलो करते हुए आपने खाना काबा में दाखिल होना है, वहाँ पे इफ्तारी करनी है। तो जो ये मनाजिर थे और जिन लोगों ने हम मनाजिर देख के इतना खुशी महसूस करें, तो सोचें जिन्होंने की होगी यहाँ पे बैठ के इफ्तारी, या जब करेंगे पूरे 30 रोजे या 29 रोजे करेंगे, वो कितने खुशकिस्मत। बेशक जनाब, क्योंकि ज़ाहिर है वही यहाँ जा सकता है इन हालात में जिसकी वैक्सीनेशन हो चुकी है, वही जाएगा और वो हो जिसका बुलावा आता है। बेशक बुलावा तो शक नहीं। वो कोविड के टाइम पे भी ना अल्लाह ताला उसके लिए कोई ना कोई रास्ता जरिया बना देते हैं। रास्ते जरिए की बात करते हैं हम, सादगी की बात करते हैं, तो तुर्क सदर ने मिसाल कायम की। तुर्क सदर और खातून अव्वल एक आम से शहरी के घर में गए और उनके इफ्तार में उन्होंने शिरकत की। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दवान और उनकी अहलिया खातून अव्वल जो हैं वो एक आम शहरी के घर में इफ्तारी करने की जब तस्वीर हमने देखी तो ये बहुत सारे लोगों के लिए एक सबक है कि देखिए आप कहीं के सदर है, आप कहीं की खातून अव्वल है, लेकिन जब आप आम लोगों के साथ बैठ के इफ्तारी करते हैं, किसी के घर जाते हैं, जो सादा उनका दस्तरखान है उस दस्तरखान का आप हिस्सा बनते हैं, तो कितनी खुशी होती है। आरिफ अलवी साहब कहाँ गए थे? ये जब हमारे पास खबर आई हम बताएंगे। लेकिन इसके अलावा कल मैंने सोशल मीडिया पर यह भी देखा कि जो टर्किश प्लेयर्स हैं उन्होंने भी जनाब खेल रुका, फुटबॉल प्लेयर्स जो हैं खेल रुका, उन्होंने बड़ी सादा सी इफ्तारी की और फिर दोबारा से वो अपने खेल में मशगूल हो गए। ये वो तस्वीर जिस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये तुर्क सदर और उनकी अहलिया की तस्वीर है कि एक आम से शहरी के घर में वो जाते हैं और इफ्तारी का वो हिस्सा बनते हैं। और महक, इसके साथ साथ ये आपको याद है कल हम गुफ्तगू कर रहे थे कि ईद से पहले किसी को ईदी दे देना, तोहफे दे देना कितना ज़रूरी होता है कि बाद में सारा जो वक्त है वो इबादतों में सर्फ हो। तो यहाँ पर जब ये पहुंचे तो इन्होंने इस फैमिली के जो जितने भी बच्चे यहाँ मौजूद हैं सबके लिए वो तोहफे भी लेकर। अच्छा, वैसे उनका आ जाना, उनकी जात का खुद उस घर में एक तोहफा है ना, तो लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं ना जब आप किसी के घर जाते हैं रख रखाव भी थोड़ा करना पड़ता है।
तोहफा कोई भी हो वो कबूल किया जाता है। फल और खजूरों समेत सादा शेष इफ्तार में मौजूद थी। दस्तरखान आप देख सकते हैं और बड़े सादा अंदाज में वो उनके साथ बैठे और जनाब वो कहते हैं ना कि एक माथे में वर्ड टोन आए, कुछ भी नहीं था, बड़े जबरदस्त तरीके से उन्होंने इफ्तारी की। तो आप अपने आप को इतना सादा बनाएं, अपनी इफ्तारियों को इतना सादा बनाएं। बिल्कुल जी, ये तो हमने दिखा दिया आपको तुर्क सदर और उनकी अहलिया किस तरह से वो गए इफ्तारी की। जरा बढ़ जाते हैं आगे और कुछ और मामला जिनका आज हमने जिक्र करना है इसी शो में। तो इससे मुतालिक खबर हमारे पास आज ये भी है कि अपने वज़ीर आज़म साहब की बात करते हैं। रहमतुल लिल आलमीन स्कॉलरशिप प्रोग्राम से मुतालिक जब आज एक इवेंट था और उससे मुतालिक वो बात कर रहे थे। ज़ाहिर है कल हमने देखा शेख रशीद साहब ने कहा कि पाकिस्तान का जो इमेज है दुनिया भर में जाना चाहिए कि हम आशिक रसूल हैं। और जब आशिक रसूल की बात हो रही है इसमें रहमतुल लिल आलमीन ये जो स्कॉलरशिप्स हैं ये बच्चों को मिलना और उसके ज़रिए वो बच्चे पढ़ पाएंगे जो पढ़ नहीं सकते, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। ये बड़ी ज़बरदस्त तकरीब थी और उन बच्चों के लिए थी जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनना चाहते हैं, जो पाकिस्तान को आगे लेकर जाना चाहते हैं। पाकिस्तान को जब आगे ले जाने की हम बात करते हैं तो पाकिस्तान आगे क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि माजी में कोई गलतियाँ हुई हैं, कोताहियाँ हुई हैं, लूटा गया है। पाकिस्तान को जिस तरह से लूटा गया उससे मुताल्लिक इमरान खान साहब ने इसी प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में कहा कि नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, उन्होंने कहा जी कि ये नहीं हो सकता कि आप चोरी करें और चोरी करके मुल्क से बाहर चले जाएं, हम उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। कानून की बालादस्ती इंतहाई लाजिम है। तो जब खान साहब खिताब कर रहे थे तो उन्होंने मुखालिफिन को पैगाम दे दिया कि अगर आप मुल्क से बाहर चले भी गए हैं तो कोई नहीं, हम आपको वापस ले आएंगे। अब बात जरा करते हैं उस चीज़ की जिसके बारे में हम इस पूरा रमज़ान बात करते रहेंगे, यानी कि तकवा की, परहेजगारी की, सब्र की, खुद एहतसाबी की। कल हमने खुद एहतसाबी की बात की, आज हम बात करेंगे परहेज इलाज से बेहतर है। हम किस परहेज की बात करें? एक तो वो ना कि बहुत ज्यादा आप इफ्तारी में खा लेते हैं उसके बाद आप उसकी भी बात करेंगे, उसकी तो बात करेंगे। और भी बहुत ज्यादा परहेज है, यानी कि आपने परहेज करना है झूठ बोलने से, यानी रूहानी इलाज के लिए परहेज करना है। वो परहेज, झूठ बोलना आपने छोड़ देना है। आपने गुस्सा करने से परहेज करना है, टांग खींचने से परहेज करना है। टांग खींचना वो नहीं, टांग यानी कि किसी की बैक बाइटिंग करना और कहा कहना कि अच्छा इसको हटा दो और मुझे ले लो ना, इससे भी परहेज करना है। जब बात हो रही है परहेज करने की, बोझ डालने से परहेज करना है, इल्ज़ाम लगाने से परहेज करना, यानी ब्लेम गेम पे नहीं पड़ना। इसके साथ जब हम परहेज की बात करें, एक फुटेज हमारे पास मौजूद है कि क्या नहीं करना। तो जनाब ये है जो आपने नहीं करना, मिलावट नहीं करनी। देखिए ज़रा। क्या हो गया भाई, दूध को आजकल दिन ब दिन पतला होता जा रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं अंकल, क्या मतलब है आपका? वही जो तुम समझ नहीं रहे भाई, इतनी मिलावट करो कि हम लोग बर्दाश्त कर लें। अंकल आप बिलावत जी की गलत बात कर रहे हैं। आप पूरे इलाके में वाहिद दुकान है जहाँ पर मिलावट नहीं होती है। लेकिन बेटा, लेकिन छोड़े, दूध लेना है ले, नहीं तो अपना रास्ता नापे अपना। बात करने की तमीज नहीं है तुम लोगों में। पता नहीं कहाँ वहां से आ जाए। हम तो दूध में पानी नहीं, पानी में दूध मिलाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मिलावट की वो मुझसे नहीं। तो जबरदस्त जनाब, ये एक छोटा सा पैगाम था लेकिन इससे सबक बहुत बड़ा हमें मिल रहा है। और जैसा कि हुजूर पाक का फरमान है कि जो मिलावट कर रहा है वो मुझ में से नहीं है। तो आप जब भी कोई चीज़ लेने जाते हैं, ठीक है, आप बहस करके थक हार के वापस आ जाते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो चीज़ फरोख्त करें, जो सेल करें, वो चाहे सब्जी वाला है, दूध वाला है, दही वाला है, छोटे से छोटा दिहाड़ीदार इंसान भी है। लेकिन जब वो मिलावट पे आ जाता है, जब वो ऐसी चीज़ों पर आ जाता है जिससे सामने वाले का नुकसान और अपने लिए वो सिर्फ चंद पैसों का मुनाफा देखता है, तो यकीनन वो खसारे में है। क्योंकि ये आप दुनियावी मुनाफा तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन आखिरत का हिसाब आपका रहेगा और वो हिसाब आपको देना पड़ेगा। आप क्या करते हैं, अगर 1 किलो दूध देने में आप बहुत ज़्यादा पानी ऐड कर देते हैं तो आप समझते हैं कि शायद आप बच के आपने पैसे लेके जेब में रख लिए। ऐसा नहीं होता है, ये चीज़ बाकी रहती है। एग्जैक्टली। और जब मिलावट करेंगे उससे जो कमाएंगे वो कमाई घर लेकर जाएंगे, अपने बच्चों को वो कमाई खिलाएंगे, यानी वो हराम की कमाई खिलाएंगे। तो ये हो नहीं सकता कि हराम की कमाई खाने के बाद वो बच्चा हराम काम ना करे। जो खाएगा वही डिपेक्ट होगा। जब बात हो रही है हराम खोरी की, तो हमने कल भी आपके सामने सेगमेंट रखा था हराम खोर होशियार। देखिए जरा। आपके शहर और उसके मज़ाफ़ात में हराम खोरों को बेनकाब करने का वक्त हुआ चाहता है। गौर से सुन ले
कि समा टीम हरामखोरों के पीछे आ रही है। ऐलान खत्म हुआ। तो जनाब, महंगाई बढ़ती है, हम कह देते हैं कि हुकूमत जिम्मेदार है। हुकूमत किस चीज़ की जिम्मेदार है? हुकूमत ये कहती है कि आप दूध में मिलावट कर लें, हुकूमत ये कहती है कि आप कम तोल लें, या अगर हुकूमत आपको ये कह देती है कि आप अच्छे चीज़ें रखने के दरमियान में गली सड़ी चीज़ें रख दें, तो मैं ये चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि कोई भी सियासतदान, कोई भी हुक्मरान आपको ये सबक दे। एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सब्जी वाला हूँ, मुझे सब्जी मिलती है 20 रुपए की और मैं किसी को बेचता हूँ वो 80 रुपए की, मुझे किसने कहा? ये मेरे अपने अंदर छुपे एक शैतान ने कहा। इस शैतान को मारना होगा। जायज़ मुनाफा ज़रूर कमाइए, नाजायज़ मुनाफाखोरी बंद कर दीजिए। नाजायज़ मुनाफाखोरी हो रही है कैसे कैसे, जिसे कहते हैं अंधाधुंध मुनाफाखोरी। इसमें कौन कौन है जो हाथ साफ कर रहा है? आज आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, बेनकाब करेंगे मुनाफाखोर को। महंगाई का जिम्मेदार अमूमन हुकूमत और उसकी पॉलिसियों को करार देकर लान तान तो किया जाता है, लेकिन जब हमने कराची की सब्जी मंडी में जाकर कीमतें मालूम की तो पता चला कि आवाम को महंगाई की चक्की में पीसने वाले अवामी में शामिल मुनाफाखोर दुकानदार इसकी असल वजह है, जिनको खुली छूट इंतजामिया की नाअहली देती है। लेकिन कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। सब्जियां हो या फल, कीमत से 300, 400 और 500% तक महंगा बेचना इन मुनाफाखोरों का धंधा है। आप तरबूज को ही लीजिए, मंडी में तरबूज की फी किलो कीमत क्या है आप खुद देखिए। क्या किलो तरबूज बिक रहा है और बाहर क्या किलो तरबूज? ये तकरीबन 8-10 किलो का जो तरबूज है ये 80 रुपए और 100 रुपए में बिक रहे हैं, जो इसको 10 रुपए किलो पड़ रहा है, और आगे जाके वो 40 रुपए 50 रुपए किलो के हिसाब से बेच रहे हैं। तो सरासर नाजायज और जुल्म है। कम से कम 20 रुपए किलो होना चाहिए, जिसमें रेडी वाले बहुत कमाएं, क्योंकि 10,000 का माल लेके जाएं और 20,000 कमाएंगे जब वो 20 रुपए किलो बेचेंगे। तो 40 किलो और 50 किलो को जो है ना, ये सिस्टम बंद किया जाए। अब आप खुद देखिए कि 10 रुपए किलो वाला तरबूज मुनाफाखोर कितनी ढिठाई से 40 से 50 रुपए किलो तक में बेच रहे हैं। 40 रुपए किलो। 40 रुपए किलो यार, अबे क्या हो गया? 100 रुपए किलो, 80 रुपए किलो आटा बेच रहे हैं। 50 रुपए का दाना लेके कहाँ? चलो मेरे साथ दिलाओ 50 रुपए का दाना। ऐसे बातें, खाली बातें से नहीं होता यार साहब। यार भाई मेरे साथ चलो अभी 50, ये 300 रुपए का दाना है मंडी का। हरी मिर्च की थोक और परचून कीमतों का फर्क तो इन मुनाफाखोरों ने 400 से 500% तक पहुंचाया हुआ है। मिर्ची की आवाज आपको आ रही होगी, 25 रुपए किलो मिर्ची है। पीछे से जो माल आ रहा है वो सस्ता ही आ रहा है। अभी आपको मैंने बताया मिर्ची 25 रुपए किलो, मिर्ची 25 रुपए किलो बेच रहे हैं मंडी में। ये 25 रुपए किलो है। मिर्ची में क्वालिटी है, मोटी मिर्ची में क्वालिटी है। गुज्जो अलग है, हाइब्रिड अलग है, हैदराबाद अलग है, हर चीज की। 25 से 30 रुपए नहीं है सर। बार बार कीमतों के उतार चढ़ाव की वजह से खबरों की जीनत बनने वाले टमाटर की मंडी में कीमत 10 से 15 रुपए फी किलो से ऊपर नहीं जा रही, मगर रिटेल मार्केटों में इसकी कीमत 4 गुना ज्यादा है। सामने टमाटर की थैली जो 150 रुपए किलो है, उसका वजन 114 किलो है या 15 किलो है। 10 रुपए किलो टमाटर पड़ गया। अभी 10 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, आप जाके बाहर से लेंगे तो 40 रुपए किलो टमाटर पड़ेगा। मंडी में अच्छा टमाटर अभी भी 50 रुपए किलो, 45 रुपए किलो बिक रहा है। मुनाफाखोरों ने सस्ती भिंडी खरीद कर 300 से 400% महंगी बेचने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। आज भिंडी बिकी है 25 रुपए के जी। भिंडी क्या है? भिंडी 120 रुपए किलो। देर से खराब होने वाले आलू प्याज भी मुनाफाखोरों के शर से महफूज नहीं है, जिनका कम अज कम मुनाफा भी 100% है। 20 रुपए किलो आज आलू एक ही क्वालिटी बिका है। प्याज बिका 13-12। ये तो पेरिशेबल आइटम्स हैं और इससे मुतालिक हम इस वक्त देख रहे हैं कि ओपन मंडी में क्या रेट है और जब हमें मिलता है गली मोहल्लों तक तो कितना महंगा हो जाता है। बिल्कुल, और ये महंगा जब होता है और जब आवाम सवाल करती है तो फिर कह देते हैं जी कि पीछे से हर चीज़ महंगी मिल रही है, हमारा कसूर नहीं है। प्लीज़ अपनी खुद एहतसाबी ज़रूर करें। मिलावट और इस तरह के कामों से जितना आप दूर रहेंगे आप अपने आप को उतना संवारेंगे। जब हम बात करते हैं सबसे बड़ी मंडियों की, जब हम बात करते हैं बड़ी बड़ी जगहों की जहाँ पर होल चीज़ों में हमें चीज़ें मिलती हैं, होलसेल में, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी पर बात करेंगे। लेकिन कॉन्फ्रेंस इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पर फिरदौस आशिक अवान साहब बरह रास्त आपको लिए चलते हैं। पैरामेडिक्स हैं, नर्सिस हैं और तिब्बी अमला है। हम उनको सलाम भी पेश करते हैं, खराज तहसीन भी पेश करते हैं कि इस महाज पे आप अपनी जानें हथेली पे रख के कौम को जिस तरह से सेहतयाब बनाने में
अपना किरदार अदा कर रहे हैं। कौम का आपका कौम पे एहसान और कौम आपकी मकरूज़ है। आज की सूबे की जो अब तक की सिचुएशन है, क्योंकि 1,36,000 से ज़ायद जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको पहली और 83,000 से ज़ायद हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज जो है वो हुकूमत लगा चुकी है। पंजाब भर में अब तक 3,90,000 से ज़ायद बुज़ुर्ग शहरियों को कोरोना की वैक्सीन की पहली और 90,000 से ज़ायद को दूसरी डोज जो है वो लग चुकी है। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में दोनों शिफ्टों के दौरान 2,07,323 सीनियर सिटीजन्स जो है उनको कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। रमज़ानुल मुबारक की मॉर्निंग शिफ्ट में 15,130 और नाइट शिफ्ट के दौरान 12,193 सीनियर सिटीज़न को वैक्सीन लगा के उनकी जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हुकूमती ज़िम्मेदारी है। पहली जो प्रायोरिटी थी कि हमारे सीनियर सिटीज़न जो हैं उनको हम इस वैक्सीन के प्रोसेस में प्रायोरिटी दें। उस मरहले को हम तय कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगले मरहले की तरफ भी हुकूमत जो है वो बढ़ रही है। आज जो कोरोना के अंदर पंजाब में अनफॉर्चुनेटली 73 से ज़ायद कीमती जानें मौत के मुंह में चली गई हैं, वो इस बात की अक्कासी करती हैं कि बड़े शहर जिसमें लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, सरगोदा, सियालकोट और शेखुपुरा जैसे जो शहर हैं वहाँ कोरोना जो है वो बड़ी बेदर्दी से अपने पंजे गाड़ चुका है। लाहौर शहर के अंदर इस वक्त जो है वो 90% के करीब हमारे जो बेड्स हैं कोरोना के लिए मुख्तस वो ऑक्यूपाई हो चुके हैं। ये एक सीरियस और अलार्मिंग सिचुएशन है जिसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ एहतियात आपको और दूसरों को इस वबा से महफूज रख सकती है, और एहतियात में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल इंतहाई अहम ज़रूरी है। आज की दूसरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो मौजू है वो आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने शान रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जो पंजाब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था, आज हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क भर की सतह पे उस इनिशिएटिव को रेप्लिकेट करने का फ़ैसला किया है और उसकी मद में जो तकरीबन 50,000 से ज़ायद तलबा तालबात जो हैं वो मुस्तफ़ीद होने जा रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट के पहले मरहले में 28 अरब की फंडिंग से और अगले मरहले में उनको 70,000 तक ले जाया जा रहा है। इसी तरह हुकूमत पंजाब का जो बजट है, दोनों के दरमियान जो फ़र्क है वो ये है कि आपका जो हुकूमत पंजाब जो है वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट को स्कॉलरशिप दे रही है, जो हुकूमत पाकिस्तान है वो अंडर ग्रेजुएट्स जो हैं वो हायर एजुकेशन कमीशन के ज़रिए वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और कोई शक नहीं है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कौम को ये एक अनमोल तोहफ़ा दिया है, और ख़ास तौर पे जो हमारे मुस्तकबिल के मामार हैं उनके लिए ये एक इंतहाई अहम पेशरफ्त है। उस वक्त जब इस मुल्क के अंदर जहाँ रियासत मदीना के पैरोकार रहते हैं और मजहबी मुनाफरत फैला के हमें तफरीक करके जिस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस हम सब के लिए मशअल राह है और जिनका जो है वो
ओवरऑल उनके अफकार, उनके सीरत, उनका कंडक्ट, जिसके अंदर दूसरे इंसान को अजियत देना, किसी की दिल आज़ारी करना और यहाँ तक कि अपने ऊपर कूड़ा फेंकने वाली को भी ना हाथ रोकना बल्कि मुस्कुरा के उसके इस अमल का जवाब दे के अपने किरदार से उस अमल को जीतना, तो ये नबी के पैरोकार जो हैं वो यकीनन। फिरदौस आशिक अवान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। दूसरी जानिब मरियम औरंगजेब साहिबा भी इस वक्त मीडिया से बात कर रही हैं कि इन सब लोगों को ईसीएल पे, जब ये कोर्ट ऑर्डर हो, इन सब को ईसीएल पे डाला जाए, पता कराया जाए कि वो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को किसने अगवा किया, फॉर्म 45 में रद्दोबदल किया, अभी वो फैसला आना बाकी है। मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इस पे एक और फैसला देगी। इसी तरह बताया जाए किसके फार्म हाउस पे बिठाया गया, किसने जालसाजी की, किसने फॉर्म 45 में रद्दोबदल किया, और इसी तरह ये बताया जाए कि शहजाद अकबर ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऊपर उनको यरगमाल बनाया, लैंड रेवेन्यू के अफसरान को यरगमाल बनाया। बताया जाए कि किसने किया, वरना ये तमाम डॉक्यूमेंट्स पब्लिक किए जाएंगे। कोर्ट ने अभी नोटिस किए हैं, बताया जाए कि क्या ये जालसाजी सरकारी रिकॉर्ड के साथ टेम्परिंग का जुर्म है, ये क्यों हुआ और खुफिया तरीके से करने की कोशिश की गई। कोई नोटिस अभी तक शरीफ फैमिली को नहीं दिया गया, कोई नोटिस अभी तक जो वहां मुकीम लोग हैं, वहां के रिहाइश पजीर लोग हैं, वहां जो रहते हैं, किसी को नोटिस नहीं। रातों रात खुफिया तरीके से इन्होंने इंतकाल बदलवाया, इन्होंने टेम्परिंग की, इन्होंने फोर्जरी की और इस रिकॉर्ड को बदलवा कर इन्होंने प्लान बनाया, इन्होंने साजिश की घरों को तबाह करने का। तो अच्छा इनको एक्सपीरियंस है, और रायविंड के घर को गिराने का इन्होंने पूरा प्लान किया और खास तौर पे वो इंतकाल बदला। ये इतने छोटे जहनियत के लोग हैं, ये इतने नीच हैं कि इन्होंने वो इंतकाल बदला जो मियां साहब की मरहूम वालदा का घर बनता है, नवाज शरीफ साहब का घर बनता है। इन्होंने उस मौजे के इंतकाल को बदला ताकि उनका घर गिराया जा सके। ये है इनकी असलियत, ये है इनका घटियापन। और इसके साथ साथ मैं ये भी आखिर में बताती चलूं कि इमरान साहब, अगर आप में जुर्रत है, अगर हौसला रखते हैं ना, इतनी घटिया हरकतें करते हैं, अगर जुर्रत है, अगर हौसला है, तो टाउट को ना बिठाएं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, बुलाएं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को पीएम हाउस में। क्योंकि अगर आप यहां बिठाकर एक कठपुतली को, एक टाउट को, एक कमीशन खोर को रातों रात रद्दोबदल करते हैं, रातों रात आप बदलते हैं रिकॉर्ड को, तमाम वो रिकॉर्ड जो हमारे पास मौजूद है। इनको ये नहीं पता कि फॉर्म 45 दूसरे कैंडिडेट के पास मौजूद होता है। जब वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाएगा वो रिकॉर्ड लेके, तो आपके फॉर्म 45 और उस फॉर्म 45 में फर्क होगा। इसी तरह आपने इंतकाल तो बदलवा लिया, उनको यरगमाल बनाकर, उनको प्रेशराइज करके गन पॉइंट के ऊपर आपने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर आपने फैसला करवा लिया, आपने उन पटवारियों से रिकॉर्ड को चेंज करवा लिया। तो ये रिकॉर्ड कौन बदलेगा? ये रिकॉर्ड कौन बदलेगा जो शरीफ खानदान के पास है, जहां आपकी भोंडी साजिश को जर्नलिस्ट ने, मीडिया ने पहले से बेनकाब किया कि आप ये काम करने जा रहे हैं, प्रेशराइज किया कि चेंज करें कि ये स्टेट लैंड है, ये प्राइवेट लैंड नहीं है, वो रिकॉर्ड को बदला। तो इसको कौन बदलेगा? आपको ख्याल नहीं आया, लेकिन कैसे आएगा? क्योंकि जिसको इलेक्शन कमीशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अगवा करते हुए ये ख्याल ना आता हो, उनके लिए स्टेट मशीनरी इस्तेमाल करके, कठपुतली वजीर आला को इस्तेमाल करके, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को यरगमाल करके, अगवा करके, अफसरान को प्रेशराइज करके इंतकाल को चेंज कराना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन स्टे मिल चुका है, मीडिया के पास मौजूद है, मैंने अभी सबको कॉपीज दे दूंगी, तमाम रिकॉर्ड है। जुर्रत मत करना उस तरफ देखने की भी, ये आपको बताया जा रहा है। और उसके बाद जिस शख्स को इबरत का निशान बनाना चाहिए, जिस शख्स को बकौल एक रिस्पेक्टेड जज के जेल में होना चाहिए,
जिस एसेट रिकवरी की कानूनी हैसियत नहीं है, जिसको वफाक से निकाल दिया गया है, जिसको पंजाब में प्लांट किया गया है, जिसको लोग टाउट कमीशन खोर के नाम पर जानते हैं, उससे आप शरीफ लोगों के रिकॉर्ड को चेंज कराते हैं। तो आपका मतलब है कि आप पकड़े भी नहीं जाएंगे ये खुफिया हरकत करते हुए? ये आपकी खाम ख्याली है। और ये जमान पाक का घर नहीं है जो करप्शन के पैसे पे लिया गया था। ये रायवंड का घर नहीं है जो आपने सरकारी कागजात और दस्तावेज में कानून को का मजाक उड़ाते हुए आपने स्टेट लैंड को, रायवंड के लैंड का हिस्सा बनाया, प्राइवेट लैंड को। ये 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम का घर है और जिस वजीर आजम के खिलाफ आपने करप्शन का राग अलापा और अल्लाह ताला ने उसको सुर्खरू किया। ये वजीर आला पंजाब का घर है, शहबाज शरीफ का घर है, उनके भाइयों का घर है, उनके बच्चे वहां रहते हैं और तमाम दस्तावेज आज कोर्ट में जमा करा दिए गए हैं जिसपे ये स्टे मिला है। आपकी जुर्रत ना हो आइंदा उस घर के तरफ देखने की भी। और मैं मीडिया से भी गुजारिश करूंगी कि जिस तरह आपने इलेक्शन कमीशन की साजिश को बेनकाब, उनके जो अगवा थे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, उनको बेनकाब बनाया था, इसी तरह मैं मीडिया के उन हजरात का भी शुक्रिया अदा करती हूं जिन्होंने इस पूरी प्लान को जो इन्वेंट करना था एविडेंस, उसको नाकाम बनाया, इनकी साजिश को नाकाम बनाया, इनके प्लान को अबॉर्ट किया, इनके प्लान को डिमोलिश किया। आप लोग भी नजर रखना और मैं इंशाल्लाह जो रिकॉर्ड हमारे पास आता रहेगा, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आती रहेगी, मैं आप लोगों को देती रहूंगी। अब मैं मरियम औरंगजेब लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उनका कहना था कि 3 साल से अवाम अजाब में मुब्तला है। रात के अंधेरे में रिकॉर्ड को तब्दील किया गया, सेलेक्टेड वजीर आजम को अवाम पर मुसल्लत किया गया। ये लोग रायवंड के घर के दस्तावेजात में रद्दो बदल करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक अहम खबर आपको देते हैं कि कराची में आखिर हो क्या रहा है। कराची की होलसेल मार्केट, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है, जोड़िया बाजार, आज दूसरा दिन है ये बंद है और कहा जा रहा है कि कल भी बंद होगी। जाहिर है जुम्मे को कारोबार बंद होता है और अगर ये मामलात ना सुलझे तो ये एक और दिन बंद होगा। ये बंद क्यों है, इसमें क्रेडिट समा को जाता है क्योंकि हमने कल ऐलान कर दिया था मुनाफाखोर होशियार हो जाएं। जो मुनाफाखोरी कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो हुकूमत एक्टिव हुई है, इंतजामिया एक्टिव हुई है। जो रेट लिस्ट पर अमल दरामद नहीं कर रहा था उसको जुर्माना हुआ। कहा यह गया आगे से कि जुर्माना तो हो रहा है, रेट लिस्ट पुरानी है, लेकिन सवाल यह है कि हर 2 से 3 महीने बाद रेट लिस्ट तो नई आती है। ऐसे में यह कहा जाए कि रेट लिस्ट पुरानी है तो यह बात क्या सही है या गलत, इस पर बात करेंगे। रिजवान आलम हमारे नुमाइंदे इस वक्त जोड़िया बाजार में ही मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं। जी रिजवान, बताइएगा। जी देखिए 2019 की रेट लिस्ट है। उस वक्त आटा जो है वो क्या कहते हैं 30-32 रुपए फी किलो था, चीनी 60 रुपए किलो थी। ये 2021 में अगर अपडेट नहीं होगी तो ताजरों का यकीनन मतलब ये जो उनका कंसर्न है, उनका ये जो जवाब है ये बिल्कुल ठीक है कि अगर वो रिवाइज नहीं करेंगे प्राइस लिस्ट को और रेट्स को तो वो कैसे इन रेटों पर जो है वो 2021 में बेच सकते हैं। महंगाई कहीं की कहीं पहुंच चुकी है, इंटरनेशनल कीमतें भी बढ़ चुकी हैं आलमी मंडी में हर चीज की। तो ये है कि ये बताते यही है ताजिर की कई दफा लिख के दे चुके हैं कमिश्नर को, वजीर आला सिंध को, हुकूमत सिंध के तमाम अफसरान को कि हम आइए हमारे साथ बैठे, आपकी शराइत पर हम बात करेंगे, हम हमारी ये रेट लिस्ट जो है इसको रिवाइज कर दें और उसके बाद हम उसके मुताबिक बेचेंगे जो आप तय करेंगे लिस्ट। जी आप साथ रहेगा चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं और आपने वहां के ओहदेदारों से बात भी की है। अब्दुल रऊफ रूफी साहब ताजर हैं, उनसे आपने गुफ्तगू की है। इस वक्त मामला क्या है, उनका कंसर्न क्या है, मौकिफ क्या है, नाज़रीन को वो भी सुनवाते हैं, फिर आपकी तरफ दोबारा आते हैं। जी देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी अजनास मंडी होलसेल मार्केट जोड़िया बाजार बंद पड़ी है। ताजिर एहतजाजन हड़ताल पर है, कोई दुकान नहीं खुली है। हमारे साथ मौजूद हैं कराची होलसेल एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ साहब, उनसे जान लेंगे, उनसे बात करते हैं कि क्यों हड़ताल की गई है, क्या वजह है। हड़ताल इसलिए हुई कि नानकवाड़े में कल एसी साहब आए, उन्होंने 13 चालान किए। उनके यहाँ कि चालान आप क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया है कि आपकी प्राइस जो है ना 2018 से 19 से मैच नहीं हो रही है। अब आप बताएं आप 2021 में खड़े हैं कि 19 में खड़े हैं। हमने कहा ये चालान आप नाजायज़ कर रहे हैं। हमने कमिश्नर से 5 मीटिंगें की हैं कि 2021 की लिस्ट जारी की जाए।
बाकायदा हमने दरखास्तें दी हैं वज़ीर आला हाउस यानी सेक्रेटरीट में, सब जगह दरखास्तें दी हैं कि आप जारी करें। अगर वो जारी करें तो ये हड़ताल ना हो, ताकि रेट 2021 के हों। कब तक जारी रहेगी हड़ताल? देखें, आज भी हड़ताल है और कल भी हड़ताल है। अभी जो चालान काटे उसमें क्या वजह बताइए? कोई वजह नहीं लिखी हुई, आपको हम चालान की कॉपी फराम कर रहे हैं, रेट लिस्ट फराम कर रहे हैं कि 2019 के रेट और आज 2021 के रेट में कितना फ़र्क है। क्या 60 रुपये में चीनी बिक रही है? आप बता दें। 32 रुपये में क्या आटा बिक रहा है? क्या चावल 100 रुपये में बिक रहा है बासमती? क्या हो रहा है? आप खुद सोचें। ये अफसोस का मकाम है कि मार्केट बंद है, जू नहीं रेंग रही किसी को, लेकिन हम अपनी फराख दिली ज़रूर दिखाएंगे और कल तक ये मार्केट बंद रहेगी। अगर मुज़ाकरात आज हो जाते अभी खोल देंगे। मार्केट बंद करने का हमें कोई शौक़ नहीं है और मंडे को भी यानी सैटरडे को हम मार्केट खोल देंगे। जी देखिए, इतनी बड़ी मार्केट बंद है और इनका ये कहना है कि अभी तक इंतज़ामिया ने, हुकूमत सिंध ने कोई उनसे रब्ता नहीं किया है। अगर वो रब्ता करें और मुज़ाकरात करें और बैठ के इस मसले का हल निकालें तो ये फराग दिली के साथ उनकी बात सुनेंगे, उनके शराइत में मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है ताकि ये अजनास मंडी खुल जाए और लोगों को यहाँ से सप्लाई बंद होने की वजह से परेशानी तकलीफ का सामना होगा, उससे लोग महफूज रहें। ठीक है, ये तो आपने गुफ्तगू सुनी। रिजवान जो कि वहां पर कुछ देर पहले भी मौजूद है, ज़ाहिर है अभी हम उनसे बात भी कर रहे हैं और इस वक्त सिचुएशन क्या है वो तो आपने जान ली। ये मार्केट तो बंद है, मार्केट बंद रहेगी, लेकिन सवाल यह है कि अगर यह कहा जा रहा है कि लिस्ट पुरानी है, 2019 की है, ये 2021 है, क्या यह मुमकिन है कि 2021 की लिस्ट ना हो? रिजवान, मेरी कुछ ताजरों से बात हुई इस शो स्टार्ट करने से पहले, मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा हर 2-3 महीने बाद लिस्ट आती है। वो खुद ये मान रहे हैं कि हर 2-3 महीने के बाद लिस्ट आती है। ये जो बात ये कर रहे हैं कि 2019 की लिस्ट और जो मुझे बताया जा रहा है कि हर 2-3 महीने बाद लिस्ट का आना, तजाद है। आप वहां पर हैं, ये जो बात कर रहे हैं कि 2019 की लिस्ट को क्योंकि फॉलो नहीं किया, जुर्माना इसलिए हुआ, क्या इस बात में वजन है? देखिए शुएब, यहाँ के जो कराची होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, वो खुद भी उस वक्त काफ़ी सारे ताजरों के साथ मौजूद थे और हमने उनसे बात करी, ताजरों से भी पूछा जी। उनका यही कहना था कि 2021 की लिस्ट नहीं है, ये 2019 ही के रेट है जिस पर एडिशनल कमिश्नर ने उनको जुर्माने भी किए। और ऐसा नहीं है कि 2-3 महीनों में जो है ये रेट लिस्ट जो है अपडेट हो जाती है। अगर ऐसा होता तो 2020 की भी रेट लिस्ट जो है मौजूद होती, किसी महीने की मौजूद होती, या 2021 में भी, मतलब जनवरी गुजर गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल चल रहा है तो इसमें किसी महीने में आ जाती, लेकिन ऐसी कोई लिस्ट यहाँ इनके पास नहीं है। और जो इनके पास नहीं है या लगाई नहीं है, हमारे पास ऐसी लिस्ट नहीं है रिजवान भाई, तो वो क्योंकि मुर्गी का गोश्त इसकी लिस्ट रोजाना आती है, सब्जियों की लिस्ट रोजाना अपडेट होती है, फलों की लिस्ट रोजाना अपडेट होती है। क्या यह मुमकिन है कि इसकी लिस्ट अपडेट ना हुई हो? यह हो सकता है, लगाई ना हो, यह हो सकता है, दिखाई ना हो, यह हो सकता है, मुकर गए हो, लेकिन लिस्ट ना आई हो। इस पर सवाल है कि आपने चेक किया, कि आपने इंतजामिया से सवाल किया कि लिस्ट कब आई आखिरी बार? नहीं, इंतजामिया से हमारी बात हुई है। देखिए, कमिश्नर कराची वो तो फोन ही नहीं उठाते हैं। अच्छा। हमारे नुमाइंदे कई दफा उनके पास गए हैं इस मसले के ऊपर बात कभी करने, तो वो मिलने से भी इनकारी है। इसके अलावा जो एडिशनल कमिश्नर जिन्होंने जुर्माने किए, असद अली साहब, वो भी फोन नहीं उठाते, ना उन्होंने फोन उठाया हमारा, उनको भी राब्ता करने की कोशिश की गई थी। अब मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए आपने मुर्गी के गोश्त की लिस्ट की बात करी, आपने इस पर आएंगे, इस पे बात करेंगे क्योंकि सारी सी बातें जो जिम्मेदारान हैं उनसे जवाब लेना तो काम है, साथ रहेगा। की तब्दीली की बात हो रही थी, वापस आ जाते हैं उसी मामले की तरफ कि अवाम की जिंदगी कितनी तब्दील हो रही है। मिजाज की, इखलाक की तब्दीली भी होगी या नहीं होगी, इस पर बात करेंगे। अब इससे कुछ देर पहले हम जब डिस्कस कर रहे थे कि जोड़िया बाजार बंद है, 2 रोज से बंद है, आगे भी बंद रहेगा। बंद क्यों है उस पर तो हमने बात की, लेकिन उसके साथ साथ रिजवान दोबारा आपकी तरफ आना चाहूंगा। आप बात करना चाह रहे थे गोश्त से मुताल्लिक, रेट लिस्ट आपने मुझे भी भेजी, मैं तो पढ़ के हंस पड़ा। बच्चे का गोश्त बगैर हड्डियों के साथ 470 रुपए, ये रेट लिस्ट पर तो लिखा है, मिलता कहां है मुझे वो बाजार बता दें। बकरे का गोश्त 740 रुपए किलो मिलना चाहिए, अरे भाई कहां मिलता है? वो मार्केट आपको मिली है क्या? शुएब, बिल्कुल ऐसा ही है, यकीनन
हम भी ढूंढ ढूंढ के थक गए। शहर में बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि हम इस रेट लिस्ट को लेकर गए और मुख्तलिफ बाज़ारों में हमने चेक किया कि शायद कोई एक दुकान ऐसी हो कि जिस पे सरकारी रेट पे बिक रहा हो, शायद कोई हुकूमत जो है कोई ऐसी एक दुकान उसने खोल रखी हो कि जहां वो सरकारी रेट पे बिकवा रही हो तो वो कह सके कि ये रेट हम इसलिए जारी करते हैं कि शहर में एक दुकान तो ऐसी है जहां ये इस रेट पे गोश्त की बिकता है। अब मैं आपको बताऊं कि अभी रमज़ान से कबल जो हड्डी वाला गोश्त था बच्चिया का, वो 600 रुपये किलो फरोख्त हो रहा था और एकदम अचानक यकुम रमज़ान को उसमें उसकी कीमत में 100 रुपये का इजाफा कर दिया गया। अब हड्डी वाला जो बच्चिया का गोश्त है वो 700 रुपये किलो में फरोख्त हो रहा है। बगैर हड्डी वाला जो बच्चिया का गोश्त है वो 800 से 850 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहा है। एक बात बता दें रिजवान, 100 रुपये का इजाफा हो गया, लेकिन एक बात बता दें, ये जो रेट लिस्ट है, ये जो रेट लिस्ट है, ये आखिरी बार अपडेट कब हुई थी? बिकॉज इसके ऊपर लिखा हुआ है कि जो अपडेट हुई है टिल फर्दर ऑर्डर है, लेकिन आखिरी बार अपडेट कब हुई थी? शेब यही लतीफा बस अभी मैं आपको सुनाने वाला था। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुर्गी का गोश्त जो 214 रुपए फी किलो है, कब से सुन रहा हूँ मैं 214 रुपए का है। सिर्फ तारीख चेंज होती है और ये रेट जो है मैं बरसों से खुद देख रहा हूँ जी, बरसों से हम ये खुद देख रहे हैं कि ये 1 साल हो गया इसके यही रेट है मुर्गी का, जबकि इस दौरान में मुर्गी 500 रुपए किलो पे भी पहुंच चुकी है और आज भी मुर्गी का गोश्त के जो रेट है वो 420 रुपए फी किलो बिल्कुल। अच्छा रिजवान, आप काफी अरसे से इस चीज को कवर कर रहे हैं, फील्ड में होते हैं, आप चीजें डिग आउट करने की कोशिश करते हैं। मुनाफाखोरी तो कब से चलती आ रही है। समा ने आवाज उठाई तो उन्होंने मार्केट्स बंद कर दी और ये कह रहे हैं जी अब रेट लिस्ट जो है अपडेट नहीं हुई। वजह ये है कि इससे मुतालिक आपने कोई बात की कि अगर हम इस प्लेटफॉर्म से एक अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि अपना एहतसाब कर लें, अल्लाह वक्त दे रहा है आपको, तो उस पर आप ये कहते हैं इन रिटर्न के जी रेट लिस्ट नहीं आई है। इससे मुतालिक आपने कोई बात की, किसी से बात करने की कोशिश की? कराची इतना बड़ा शहर, कोई एक ईमानदार शख्स मिला? नहीं, देखे ये रेट लिस्ट तो दुकानदारों के पास आती है और लगाते भी हैं, ऐसी बात नहीं। कमिश्नर ने जो फलों के रेट जारी करते हैं वो तो करते हैं। आपने ये बात की रिजवान तो मैं वाकई हंसने पर मजबूर हो गया हूँ। कहीं भी न फरोख्ती नहीं होती है। क्योंकि रिजवान एक दफा हम एक मार्केट में गए और हमने पूछा कि रेट लिस्ट आवेजा की है, इस पर आप गोश्त दे क्यों नहीं रहे? उन्होंने कहा कि रेट लिस्ट लगाई ज़रूर है इसलिए कि इंतजामिया के उसको दिखा सकें कि लगाई हुई है, इस पर देना थोड़ी है हमने, तो वही मामला है। बहुत शुक्रिया रिजवान, साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक हमें अपडेट। थोड़ी सी जिम्मेदारी हुकूमत की भी है क्योंकि ज़ाहिर रेट लिस्ट अपडेट करनी होगी, क्योंकि अगर ये कहा जाता है कि अब महंगाई हो गई है तो कुछ ना कुछ कीमतें तो बड़ी ही होंगी। एनीवेज इस पर बात हम कर रहे हैं, मजीद बात भी करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। अब आपको बताएंगे कि महंगाई के मारे अवाम के लिए एक अच्छी खबर है। वैसे तो हर कोई महंगाई से मर रहा है, तो ये सबके लिए अच्छी खबर है कि कल से पेट्रोलियम मसनूआत 2 रुपए फी लीटर तक सस्ते होने के इम्कान है। पूरे 2 रुपए, 2 रुपए फी लीटर। ठीक है, ओगरा ने कीमतों में कमी के लिए समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भी भेज दिया है। समरी में पेट्रोल 2 रुपए फी लीटर सस्ता करने की सिफारिश की गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 2 रुपए कमी की तजवीज़ दी गई है। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमतों का इत्तलाक आज किया जाएगा। इत्तलाक रात 12 बजे से होगा। अच्छी खबर है ना? अच्छी खबर है। 2 रुपये पेट्रोल आगे बढ़ जाते हैं। और अब मजदूर तबके की बात कर लेते हैं। परेशान मजदूर तबका इस महंगाई ने कैसे उसकी कमर तोड़ी। रमज़ानुल मुबारक तो आया, लेकिन एक मजदूर जो दिहाड़ी कमाता है, क्या उस दिहाड़ी से उसका गुजर बसर हो जाता है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके दस्तरखान की रौनक मांद पड़ गई है, वो सही तरह से सहर और अफ्तार नहीं कर पा रहा? जमजम सईद ने रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाएंगे। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बस रोड पर, जहाँ पर मजदूर तबका आपको बड़ी तादाद में यहाँ देखने को मिलेगा, जो सुबह सवेरे 7 बजे से यहाँ पर जो है वो बैठ जाते हैं इस ताक में, इस इंतजार में कि शायद उनकी दिहाड़ी लग जाए और वो बच्चों के लिए अच्छा खाना लेकर चले जाएं। लेकिन इस तपती धूप में खुले आसमान के नीचे जो मजदूर बैठते हैं, क्या उनकी दिहाड़ी लगती भी है कि नहीं, इन्हीं से जानते हैं। चाचा क्या कहेंगे आप? सही बात है बेटा, ऐसे भूख से मर रहे हैं हम। सुबह आके बैठे हुए हैं, अभी भी बैठे हैं, शाम तक बैठे रहेंगे। हमें कोई पूछता नहीं है, कोई कुछ नहीं देता है।
समझे ना, बच्चे हमारे वो भूख से मरते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि सुबह 7 बजे आप आते हैं और शाम मगरिब तक, इफ्तार तक आप यहीं बैठे रहते हैं, तो क्या घर पे लेके भी जाते हैं कुछ के? बेटा जब कुछ मिलेगा तो लेके जाएंगे, जब होगा नहीं तो लेके क्या जाएंगे हम? हमें देता ही कुछ नहीं है यहाँ कोई। अब बैठे रहते हैं सुबह से लगा के शाम तक। तो किस तरह से गुजारा करें? हम घर पहुँच जाते हैं। गुजारा किस तरह हो रहा है? गुजारा अल्लाह ही करेगा, फिर बंदा क्या कर सकता है। अब हम तो हर के आगे पकार कर रहे हैं, कोई भी नहीं सुन रहा है। इनकी उम्र इतनी ज्यादा हो गई है कि इनके हाथ तक जो है वो कांप रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए सुबह सवेरे जो है वो बस रोड का रुख करते हैं और शाम तक जो है वो इसी इंतज़ार में रहते हैं कि कोई तो हो खुदा का बंदा जो आए और इनकी दिहाड़ी लग जाए और बच्चों के लिए जो है घर पे ये खाने के लिए कुछ लेके चले जाए। जी, तो एक तरफ ये सूरत हाल है, जबकि दूसरी जानिब जैसे ही इस मुबारक महीने का आगाज़ होता है तो रोज़ेदार जो है वो ऐसे माफियाओं के निरखे में आ जाते हैं कि दिल जो है बहुत नरम हो जाता है जब ये सामने आते हैं और सोचे कहते हैं कि बस अगर हाथ फैलाया तो दे दो। ये जो लोग हैं ये गदागर माफिया हैं। इस सीज़न में बड़े बड़े शहरों का वो रुख कर लेते हैं। पंजाब के तीसरे बड़े शहर यानी फैसलाबाद की बात करते हैं, सनती शहर है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि जनाब ड्रामाबाज गदागर महाना 1.5 लाख रुपए तक की भीख जमा करते हैं। 1.5 लाख। कराची का क्या था? हाँ, 60,000 रुपए था कराची का, और यहाँ पर है जनाब 1.5 लाख। यानी इस वक्त सबसे ज्यादा जहां पर दिहाड़ी हो रही है भिखारियों की वो फैसलाबाद है जनाब। तो रिपोर्ट करेंगे यूसुफ शीमा, आपको दिखाते हैं। रहमतों वाले महीने में भिखारियों की भरमार। फैसलाबाद की तमाम अहम शाहराहों पर कोई टांग तो कोई बाजू की माजूरी का ड्रामा रचा रहा है। समा टीम ने जब इन्हें पकड़ा तो किसी की बाजू और किसी की टांग छूमंतर से ठीक हो गई। अगर आप ऐसे मतलब ना हाथ सीधा रखें, मतलब ऐसे हाथ सीधा करके मांगे तो फिर नहीं वो देते पैसे? देते हैं। तो फिर सीधा करके मांग लिया करो। बस आदत पड़ी है। कितने पैसे कमा लेते हो तकरीबन? अंदाजन 400-500 कमा लेते हैं, नशा कर लेते हैं। कितनी देर में कमाया जाता है? कोई तकरीबन 3 घंटे 4 घंटे लग जाते हैं। 3-4 घंटे में 400-500 रुपया मिल जाता है? हाँ, मिल जाता है। मिल गया उसके बाद बस कर देते हैं? नहीं, नशा करके फिर आ जाते हैं। माहे सियाम में धोखेबाज भिखारी कितना कमा लेते हैं वो भी सुन लें। तकरीबन 1400-1500 का कोई तो 4-5 हज़ार रुपया इकट्ठा कर लेता है। रहमतों के महीने में किसी की मदद करते हुए इस बात का यकीन कर लें कि आपकी खैर। ये फैसलाबाद की सूरत हाल है जहां पर हम देख रहे हैं गदागर किस तरह से मांग रहे हैं। इस वक्त आपको बहरास लिए चलेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त बात कर रहे हैं। बहुत बड़ा स्टेप है जिस पे हर माशरे को जाना चाहिए, और जो भी दुनिया के अंदर कामयाब माशरे हैं उनमें 2 चीज़ें हैं। एक है मेरिटोक्रेसी। कोई भी आज तक दुनिया में कौम ऊपर नहीं गई जिसमें मेरिटोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी को आज तक इसलिए लोगों ने प्रमोट किया कि डेमोक्रेसी में मेरिटोक्रेसी थी, जबकि बादशाहत में तो लिनिएज थी, या जिस आपके खून के ऊपर आपको पोजीशंस मिलती थी। तो ये जो डेमोक्रेसी बादशाहत को पीछे छोड़ गई उसमें बहुत बड़ी वजह मेरिटोक्रेसी थी। और फिर दूसरी चीज़ है जो डेमोक्रेसी के अंदर जो नहीं थी बादशाहत में, वो ट्रांसपेरेंसी थी। तो ये दोनों चीज़ें आज जो आपने पीएमसी ऑनलाइन में आप लेके आए, एसेंशली एक पाकिस्तान को आप 21वीं सदी में लेके जा रहे हैं। और जो रेगुलेटर है वो अब अपने आप को सबके पब्लिक के सामने पेश कर दिया, डॉक्टर्स के सामने भी, स्टूडेंट्स के सामने भी, और जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी अब तक मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि उनकी परफॉर्मेंसेस नीचे जा रही थी। जिस तरह अभी आपने भी कहा कि जिधर 250 स्टूडेंट्स हैं वहाँ 300 हैं या 350 हैं। तो ये जो रेगुलेशन जो रेगुलेटर का काम है, अनफॉर्चुनेटली ये काम नहीं हो रहा। और अब तक जो कंप्लेंट्स आते थे और जो क्वालिटी ऑफ मैन पावर है पाकिस्तान की, वो नीचे जानी शुरू हुई। हमारे सामने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस की दुनिया में जिधर भी जाते थे एक्सेप्टेबिलिटी थी, और
लोग समझते थे कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स अगर पाकिस्तानी मेडिकल कॉलेज से निकले हुए हैं तो उनकी एक मेयार होगा, एक स्टैंडर्ड होगा। वो आहिस्ता आहिस्ता हमने अपने आंखों के सामने देखा, वो दुनिया ने बाहर रिजेक्ट करना शुरू किए हमारी डिग्रीज़ को। और उसमें बहुत बड़ा काम ये था कि जो पीएमसी अब काम कर रही है, तब के रेगुलेटर्स नहीं कर रहे थे। तो मैं आपको इस 21वीं सदी यानी ऑनलाइन का जो आपने ये शुरू किया, इसको इसलिए हमारे मुल्क के लिए मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी चीज़, क्योंकि कई प्रोफेशंस हैं, मसलन डॉक्टर्स, उसके ऊपर आप चांस नहीं ले सकते क्योंकि लोगों की ज़िंदगियाँ डिपेंड करती हैं। और इसके लिए जो रेगुलेटर का स्टैंडर्ड सेट करना वो बहुत ज़रूरी था। तो ये जो आपने स्टेप लिया है, ये उस तरफ अब जा रहा है पाकिस्तान में स्टैंडर्ड्स डॉक्टर्स की सेट करने के लिए, क्योंकि बिल्डिंग तो सब बना लेते हैं, लेकिन असल जो बिल्डिंग को ज़िंदगी देता है वो क्वालिटी ऑफ मैन पावर है, क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स है। तो ये जो आपने बिगिनिंग की है, इसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट आपके साथ पूरी तरह खड़ी होगी, मदद करेगी आपकी इसमें, क्योंकि आपकी कामयाबी हमारे मुल्क में सारे हेल्थ सिस्टम की कामयाबी है। और पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी रेवोल्यूशन आ रही है जो अभी तक लोग रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, वो है हेल्थ कार्ड की। ये पहली दफ़ा एक हमारी तरह की, जिसके हालात इतने अच्छे नहीं हैं मुल्क के, उन्होंने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ जा रहा है। ऐसे वाले मुल्कों के पास भी इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है कि 2 सूबों ने पूरा फैसला किया है। पख्तूनख्वा ने तो सब शहरियों को हेल्थ कवरेज दे दी है। पंजाब ने साल के एंड तक सारे शहरों को हेल्थ कवरेज मिल जाएगी, जो हेल्थ कार्ड है हमारा। तो इससे क्या होगा? इससे पाकिस्तान में एक पूरे हेल्थ सिस्टम में इनकलाब आ रहा है, आना शुरू हो गया, क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स उधर बनाएंगे जिधर पहले वो कभी नहीं जाते थे, छोटे शहरों में, देहात में, क्योंकि वो नहीं जाते थे, लोगों के पास बाइंग पावर नहीं थी। अब लोगों के पास हेल्थ कार्ड आ गया। तो हेल्थ कार्ड सिर्फ हेल्थ कार्ड नहीं है, एक हेल्थ सिस्टम है। सिर्फ वो एक प्रोटेक्शन नहीं है गरीब घराने की, क्योंकि सारी जो पॉवर्टी की मैंने स्टडीज़ की हैं, उसमें एक गरीब घर के अंदर जो अभी पॉवर्टी लाइन से ऊपर भी होता है, ऐसी एक बीमारी आती है कि वो सारा घर का घर पॉवर्टी लाइन के नीचे चला जाता है, क्योंकि उनका सारा बजट ऑफसेट हो जाता है। तो ये हेल्थ कार्ड एक प्रोटेक्शन है हमारे उस तबके की, बल्कि तकरीबन 50% पॉपुलेशन जो डिपेंडिंग बीमारी के ऊपर वो अफोर्ड नहीं कर सकते अपनी ट्रीटमेंट। और दूसरा कि ये जो हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर को हम इंसेंटिवाइज भी कर रहे हैं, ड्यूटी फ्री मेडिकल इक्विपमेंट जो पाकिस्तान में बनती, वो भी उनको हम प्राइवेट सेक्टर को कह रहे हैं कि वो इंपोर्ट करें। और तीसरी चीज़ कि जो औकाफ की और ये जो ज़मीनें हैं वैक्यू ट्रस्ट की, इनके अंदर हमने कहा है कि इन बड़े कंसेशन पे हम हॉस्पिटल्स को हम ये ज़मीन बेचेंगे ताकि प्राइवेट सेक्टर के लिए आसान हो हॉस्पिटल्स बनाना। तो पीएमसी का रोल तो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे ये पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स का नेटवर्क बढ़ता जाएगा, ज़ाहिर है मेडिकल कॉलेजेस की डिमांड बढ़ती जाएगी, तो इसलिए आपका रोल भी बढ़ता जाएगा। और ये जो आपने ऑनलाइन सिस्टम निकाला है और ये कंप्लेंट्स भी आपने, और ये जो एवेल्यूएशन भी मेडिकल कॉलेजेस की अब ट्रांसपेरेंटली होगी, तो ये मैं आपको इसलिए मुबारक देना चाहता हूँ कि आज आपने पाकिस्तान की हेल्थ सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा कदम लिया। शुक्रिया। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे थे। पीएमसी को ऑनलाइन निज़ाम पर मुबारकबाद दी है वज़ीर आज़म ने। पाकिस्तानी डॉक्टर्स का एक बेहतरीन मयार था। वज़ीर आज़म इमरान खान ही कह रहे थे, खान साहब कह रहे थे कि हम यूनिवर्सल हेल्थ सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। हेल्थ सिस्टम में इनकलाब आना शुरू हो गया है जो कि पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकता है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर गदागर माफियों की बात करेंगे।
वेलकम बैक जनाब। अब जरा बात करते हैं हम दुबई की, जहां पर 2023 में रोबोट टैक्सियां मुतारिफ कराई जाएंगी और पीर के रोज दुबई के फरमारवा शेख हमदान बिन मोहम्मद ने बाज़ाबता तौर पर ऐलान किया है कि 2023 से दुबई में रोबोट टैक्सियां अब सामने आएंगी और सड़कों पर हमें ये दौड़ती हुई नजर आएंगी। ये खुदकार टैक्सियां क्रूज नामी कंपनी तैयार करेगी, जिसके पुश्त पर होंडा और जनरल मोटर जैसे इदारे शामिल होंगे। तवक्को ये की जा रही है कि 2 साल के दौरान दुबई की सड़कों पर अव्वलीन खुदकार टैक्सियां हमें नजर आएंगी। चलिए जी, ये तो आपने दुबई से मुताल्लिक बात की। अब हम जरा वापस अपने उस सेगमेंट की तरफ जाते हैं जो हमने ब्रेक से पहले आपको दिखाया कि माफिया है, ये गदागर का जो माफिया है और किस तरीके से नए नए अंदाज में भीख मांग रहा है और किस तरह से कमा रहा है। फैसलाबाद में हमने देखा कि 1.5 लाख रुपए भी कमा रहा है एक गदागर। ये तीसरा बड़ा शहर फैसलाबाद है जहां पर ये हाल है। वो रिपोर्ट आपको जरा दोबारा दिखाते हैं यूसुफ चीमा की, फिर इस पर डिस्कस करेंगे। रहमतों वाले महीने कारियों की भरमार। फैसलाबाद की तमाम अहम शाहराहों पर कोई टांग तो कोई बाजू की माजूरी का ड्रामा रचा रहा है। समा टीम ने जब इन्हें पकड़ा तो किसी की बाजू और किसी की टांग छूमंतर से ठीक हो गई। अगर आप ऐसे मतलब ना हाथ सीधा रखें, मतलब ऐसे हाथ सीधा करके मांगे तो फिर नहीं वो देते पैसे? देते हैं। तो फिर सीधा करके मांग लिया करो। बस आदत पड़ी है। कितने पैसे कमा लेते हो तकरीबन? अंदाजन 400-500 कमा लेते हैं, नशा कर लेते हैं। कितनी देर में कमाया जाता है? कोई तकरीबन 3 घंटे 4 घंटे लग जाते हैं। 3-4 घंटे में 400-500 रुपया मिल जाता है? मिल जाता। मिल गया उसके बाद बस कर देते हैं? नहीं, नशा करके फिर आ जाते हैं। माहे सियाम में धोखेबाज भिखारी कितना कमा लेते हैं वो भी सुन लें। तकरीबन 1400-1500 का कोई तो 4-5 हज़ार रुपया इकट्ठा कर लेता है। रहमतों के महीने में किसी की मदद करते हुए इस बात का यकीन कर लें कि आपकी खैरात मुस्तहिक अफराद तक पहुंच रही है या ड्रामाबाज ही उड़ा रहे हैं। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। ये सिर्फ एक शहर का हाल है तो सोचिए पूरे पाकिस्तान का हाल क्या होगा। हर रमज़ान नया तरीका वारदात कह लेते हैं इसको। कैसे कमा रहे हैं ये गदागर। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया समाजी कारकुन राना आसिफ हबीब साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये रिपोर्ट आपने भी देखी कि 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, यानी इतना पढ़ने लिखने के बाद, धक्के खाने के बाद, जूतियां घसीटने के बाद कहीं जॉब मिल जाती है 10-15 हज़ार की, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते बड़ी देर लगती है, बंदा 1.5 लाखों में कमाता है। ये तो कुछ भी नहीं कर रहे, ये सिर्फ मांग रहे हैं और लोग दे रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि समा आवाम की जो हकीकी मसाइल हैं उसको उजागर करता रहता है, जिसमें से बड़ा मसला ये है। और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं रमज़ानुल मुबारक में, या जो बच्चे हैं या जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं, उनको इतना तंग करते हैं, पब्लिक न्यूसेस करते हैं और उनको इतना जो है ये इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं कि उनके जो फौत हो गए उनके नाम पर, किसी को माँ के नाम पर, किसी को बहन के नाम पर, उन रिश्तों को जो बड़े ही मोतबर और मुकद्दस रिश्ते होते हैं उनका ये इस्तेसाल करके लोगों की जेबों से पैसे निकलवाते हैं। और उसमें नित नई टेक्निक होती है। कभी मस्जिद रहमानिया का चंदा, कभी इन्हें किराया चाहिए, माँ से मिलने जाना है, कभी माँ की दवाइयाँ, और कभी ये इनको चाहिए होता है कि भाई ये हमारे पास दवाइयों की स्लिप्स हैं, ये दिलवा दें। वो मेडिकल स्टोर वालों से मिले होते हैं। ये तमाम रिफ़ंड होके 1 लाखों में इनकम चली जाती है। और एक नौजवान जो जामिया कराची से 45,000 लोग मास्टर्स करके अगर निकलते हैं या और इदारों से MBS करके निकलते हैं, 220 यूनिवर्सिटियों से वो बेचारे मारे नौकरियों के लिए फिरते हैं। तो इस तरह फिर माशरे में जो तवाज़ुन है वो बिगड़ जाता है और लोगों का इसी दौरान ये एक बच्चों को अगवा करने वाला माफिया भी आ जाता है। इसी दौरान जो जेबें काटने वाले हैं, पर्स छीनने वाले, मोबाइल छीनने वाले भी इनका रूप धार लेते हैं और वो किसी न किसी तौर पर अपने मकासद जो हैं रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में लोगों को ना सिर्फ यहाँ तंग करते हैं बल्कि मक्का मौज़मा में भी और मलेशिया में भी। मैं ऐसे यहाँ के गदागरों को जानता हूँ जो ट्विन टावर के नीचे मलेशिया में जाके मांगते हैं। अच्छा। जिन्होंने अकामे बनाए हुए हैं और वो जाके दुबई में मांगते हैं। और ये माफिया इतना ताकतवर है कि जब कोई अफसर पुलिस का या कोई एडिशनल आईजी इनके खिलाफ क्वेश्चन शुरू करते हैं तो उसको ही तब्दील करवा देते हैं। गुज़िश्ता 2-3 एडिशनल आईजी के साथ तो हम भी काम कर चुके हैं। जब एन पीक पे काम आता है तो पता चलता है उसको तब्दील करा दिया। इसमें मुझे याद आ गया,
तो हमने क्योंकि सेगमेंट भी किया था कि हुकूमत सिंध ने एक फैसला किया डाटाबेस मुरतब करने का और डीएनए टेस्ट कराने का जो बच्चे होते हैं, ज़रा आप उस मीटिंग में भी थे। जी जी बिल्कुल। तो पेशरफ्त हुई, कोई पेशरफ्त हुई, बहुत पेशरफ्त हुई, मगर उन अब देखें जो डीआईजी ईस्ट है उनको तब्दील कर दिया गया और बहुत सारे अफसरान हमारे आप देख लें यकमुश्त तब्दील हो गए, तो उसमें ज़रा सुस्त रवि का शिकार हो गया और एवीसीसी ने सब ने बहुत अच्छा काम किया, डीएनए टेस्ट भी कराए। लेकिन मैं समझता हूँ मुस्तकिल मिजाजी के लिए ये ज़रूरी है कि इस माफिया के असर और रुख से खुद मुख्तार। तो सब मुस्तकिल मिजाजी क्यों नहीं आई, क्या है? क्योंकि जाहिर सी बात है, आपने कहा कि इनको तब्दील कर दिया जाता है, जब ऐसा कोई मामला होता है तो कोई बड़ा हाथ तो पीछे होगा यकीनन। जी महक, आपका क्वेश्चन तो बहुत रेलिवेंट है कि इतने अरसे से अगर 10 साल से बैगरी पे प्रोग्राम मेडल 20 साल से कर रहा है चैनल, तो ये जो हमारे पार्लियामेंटेरियन है, दुख होता है कि हुकूमत तो हुकूमत, अपोजिशन की भी अपोजिशन बन गई है। तो आपने लेजिस्लेशन इन असेंबली में करनी है, बजाय आप कानून साजी करें। आप रोज़ एक लोगों को शमूलियत की खबरें जो है चैनल पर चला रहे हैं, आज फलां तंजीम ने जो है पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया फलां। भाई ये काम आवाम के नहीं है, आवाम को तो ये चाहिए कि तुम एंटी बैगरी का लॉ बनाओ। हमने ड्राफ्ट भी करके दे दिया है, एमपीएच को दे दिया है, अब आप असेंबली में प्रेजेंट करें और उसको पास कराएं। किस एमपीए को दिया, किस एमपीए को दिया? जी हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो राबिया साहब हैं, उन्होंने ये ड्राफ्ट भी किया है, उन्होंने खुद भी इस पर बड़ी कंट्रीब्यूट किया है। अब उनके पास ड्राफ्ट है, वो चाहें तो प्राइवेट मेंबर बिल से भी ला सकती हैं इसको और इसको लेके आए। ठीक है, यानी ये तो एक काम है जो कि फौरी तौर पर एक एमपीए को करना चाहिए, एमपीए को करना चाहिए, एक्ट इसको पास कराएं और रमजान में जो ईद से पहले लोगों को एक खुशखबरी दें लोगों को। अच्छा सब एक और चीज समझाइए, इलाके इन्होंने बांटे होते हैं ना, इस इलाके में हम है, ये इलाका हमारा, ये और कोई दूसरा आ जाए तो फिर उसको मारते भी हैं। जी जी जी। तो ये जो इलाके को देखने वाले लोग होते हैं, ये जो जिम्मेदार होते हैं इलाके को देखने के, ये उनका भी किरदार है ना कि वो समझाएं या वो इस चीज को मॉनिटर करें। वो लोग भी नहीं करते, यानी उनका भी हाथ है और ये वाज़ेह तौर पे नजर आता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हेड मोरर से लेके जो मेन इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, एक थाने का अगर हेड मोरर है तो उसको सब पता होता है कौन यहाँ पे क्या करता है और किस तरह करता है, उससे लेके वहाँ के मुकामी सियासी क़यादत जो है वो तक इनको फैसिलिटेट कर रही होती है और वहाँ की जो लॉयर होते हैं वो भी फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। तभी तो ये माफिया इतना खुद मुख्तार और इतना ताकतवर हो जाता है कि ये अदालत से भी नहीं डरता, ये कोर्ट से। देखें हमने एक ही दिन में 800 से ज़्यादा भी FIR काटी, लेकिन उनको खौफ ही नहीं है ना, वो जाते हैं, जज बेल दे देते हैं फ़ौरन। यानी सर मैं इसको यूँ समझूँ कि ये सारे मामला अपनी जगह, लेकिन ये जो एक महीना आता है रमज़ान, ये फ्यूल देता है इस माफिया को फ्यूल भी देता है और इनके इनकरेज करने के लिए बहुत सारी ऐसे हमने देखा है बदकिस्मती से प्रोग्राम भी हम लोग कर लेते हैं कि जिसमें हम समझते हैं कि ये हमारे सारे गुनाह खैरात से धुल जाएंगे। नहीं, अल्लाह ताला के आगे हमने अलग जवाब देना है। खैरात एक अलग चीज़ है, माँ बाप की खिदमत, हकूकुल इबाद, ये बहुत मोहतरम है उस दिए गए पैसे से, जिससे कि आप अपनी माँ के साथ कुछ आधा घंटा कर लें, अपनी माँ के साथ अफ्तारी कर लें, अपनी माँ को कुछ वक्त दे दें। वो उस दिए गए पैसे से जो आप सऊदी अरब से कहीं से बाहर से भेज रहे हैं और वो बैगर माफिया इस्तेमाल कर रहा है, जिससे ख़वातीन को हिरासानी का शिकार है, बच्चों को हिरासानी का शिकार है। और इस तरह मुख्तलिफ इन्होंने तो एनिमल्स को भी नहीं छोड़ा कि बंदर आपके बोनट पे लाके बिठा दिया, और वो आप, हालांकि ये इलीगल है और हर इंसान कहता है कि यार ये जानवर धूप में 40 डिग्री टेम्परेचर में है, कुछ ना कुछ दिल पसीज जाता है सर, इसलिए पैसे दे देते हैं। लेकिन सर मुझे बताएं कि ये जो कोशिशें होती हैं, जैसे आपने खुद भी कहा कि कुछ कोशिश हुई, डाटाबेस मुरतब हुआ, डीएनए टेस्ट हुए, इससे मुताल्लिक कुछ चीज़ सामने है कि सिंध में ये जो डाटाबेस मुरतब हो रहा था और डीएनए टेस्ट हो रहे थे, कितने ऐसे बच्चे थे जो उनके नहीं थे, जिनको लेकर वो निकलते थे? जी, इसमें से कोई मेरे जो इल्म में आए वो 2 से 3 केसेस थे, जिसमें लेकिन जज ने जब बेल दे दी तो फिर वो उन्हें ट्रेस करना मुश्किल हो गया, क्योंकि कानून मैंने आपको जैसे पहले ही अच्छा आपने, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन ये जो आप बात कर रहे थे कि आपने एक एमपीए साहिबा को दिया ये ड्राफ्ट, उन्होंने खुद भी कंट्रीब्यूट किया और वो पेश करेंगी, अगर ये एंटी बैगरी एक्ट आ जाता है तो उसमें क्या होगा? क्योंकि आपने ड्राफ्टिंग में काम किया, तो मुझे प्लीज सबसे बड़ा उसमें एक चीज़ हमें कि 3 साल तक अगर आप उसमें पनिशमेंट रखते हैं तो एक सज़ा का कौन सा, अब क्या है पनिशमेंट, क्या 500 रुपये जुर्माना है, 1500 रुपये जुर्माना है, या एक PR बॉन्ड, श्योरिटी बॉन्ड दे दें कि मैं आइंदा ये नहीं करूंगा। ये तो बड़ा आसान सा है, तो बहुत आसान है। 50 रुपए का स्टाम्प, 1.5 लाख रुपए कमा रहा है इस तरीके से, जो 1.5 लाख कमा रहे जी वो 1 लाख, वो 20,000 का अच्छा वकील भी 50,000 का कर लेगा, तो उसके लिए एक 50 रुपए का स्टाम्प पेपर पे PR बॉन्ड देना कौन सी बड़ी बात है? सर एक बार फिर वाज़ेह कीजिएगा सर, आप इससे बहुत काम करते हैं। जी। चौक चौराहा, गली मोहल्ला, बाजार या कहीं पर भी, मस्जिद के बाहर या मस्जिद के नाम पर कहीं पर भी कोई अगर तो ज़रा चंदा मांग रहे स्पेशली किसी मकसद के लिए, वो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर फेक कोई मामला है या फॉर दैट मैटर कहीं पर भी कोई भीख मांग रहे, ये सब इलीगल है? सर ये इलीगल है, और इस तरह ये चंदे जो मस्जिदों के कर रहे हैं सब इलीगल है। जो नेक्टा हमारा 2009 में
महकमा बना था। 2014 में हमारा नेशनल प्लान ऑफ एक्शन आया और उसके बाद तो ये बहुत ही गलत है जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट है वो 89 नहीं, बैंड के अलावा भी एक इंडिविजुअल भी गलत है, एक रजिस्टर। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर कोई शख्स मेरे पास आता है भीख मांगकर मैं उसे देता हूँ, वो तो इलीगल काम करे, मैं भी तो कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। बिल्कुल, और इसमें हमें लोगों से अपील करनी पड़ेगी, खुदारा इंस्टीट्यूशन को मजबूत करें या अपने जो अहलो अयाल हैं उनमें देखें कि कोई ऐसा जो हाथ फैलाने से गुरेज कर रहा है, जो बोल भी, जो मुंह से बोल भी नहीं सक रहा, तो आप उसकी बच्ची की एक सेमेस्टर की अगर फीस भर देंगे जामिया कराची की खामोशी से, तो वो मदद कदरे बहुत अहम होगी उस मदद के जो आपने गाड़ी का शीशा नीचे किया और आपने नोट लोगों को देना शुरू कर दिए। तो ये चीज़ें हमने ये सोचना पड़ेगा कि हमें लंगर खाने बनाने हैं या कारखाने बनाने हैं। अच्छा सिर्फ एक और भी चीज़ हमारे शहरी में देखिए ना कि कोई एक सिग्नल पे मास्क अगर सेल कर रहा है या पेन सेल कर रहा है या फूल कर रहा है तो वो खरीदने के बजाय हम उसे पैसे दे देते हैं कि हम खरीद नहीं रहे हैं, हम और उनको जो है ना शय देते हैं। इसको कवर बैगरी कहते हैं। ये हाथों में या गाड़ी सफाई के कपड़े हों या कभी 14 अगस्त आ जाए तो परचम हो या कभी कुछ हो कभी कुछ हो, ये कवर बैगरी होती है। असल मकसद वो आपसे या फूल बेचने वाले जो हैं श्री जिना से बच्चियां निकलती हैं कुछ 100 के करीब जो अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार से लेके और वो वलीश होटल तक होती हैं, तो उनका मकसद फूल बेचना नहीं होता। वहाँ सीवीयू पे समंदर में मट्टी में कौन फूल लेगा, असल मकसद उनका बैगरी है और उसके लिए वो तरीका इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू वेरी मच आसिफ साहब। समा मुझे उम्मीद है कि आप लोग हाईलाइट करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू और ख़ास तौर पर उन्होंने भी कहा, लेकिन मैं और नूरुल्लाह कादरी खुद भी पाकिस्तान पंजाब पुलिस, पाकिस्तान पुलिस रेंजर्स को खराज तहसीन पेश करते हैं कि जिन्होंने जानें देकर पाकिस्तान का अमन व अमान बहाल रखा, एम्बुलेंसेस को रवा रखा, अस्पतालों में कोविड-19 की ऑक्सीजन्स को बहाल रखा और इस वक्त सवाए लाहौर के एक यतीम खाना चौक के सारा पाकिस्तान की ट्रैफिक जो है जिसका सारा क्रेडिट पुलिस और रेंजर्स को जाता है वो इस वक्त खुली है। मेनली बात, मैं शॉर्ट बात जो है कि जो प्रोक्रिप्शन है उसके तहत सिग्नेचर जो है मिनिस्टर्स के हो गए हैं। अभी लॉ मिनिस्टर और हमारे सेक्रेटरी बैठे हुए हैं ताकि नोटिफिकेशन जारी हो जाए टीएलपी पर जो पर पाबंदी लगाने का। लेकिन इसके बाद हम कल आर्टिकल 172 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ रीड विद 112 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 217 और वी आर परसुइंग persons under section 11EE of the ATA 1997। अब हम डेजोल्यूशन की तरफ भी जा रहे हैं। एक काम हमने कर दिया है प्रोक्रिप्शन का, आज नोटिफिकेशन अभी जारी हो जाएगा और फिर कल हम इस टीएलपी को डिसॉल्यूशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दाखिल करने के लिए कैबिनेट को दोबारा भेजेंगे, क्योंकि ये फौरी तौर पर हमें इकट्ठा भी भेज सकते थे, लेकिन हमारे अटार्नी जनरल साहब और फरोग नसीम ने यह कहा कि अलग अलग भेजें। कल वो दूसरी समरी भी चली जाएगी और हालात जो हैं हमने पूरी कोशिश की कि बातचीत से मामला तय हों, बातचीत से मसले हल हो सकें, लेकिन उनके इरादे जो थे वो बड़े ही आप ये कह सकते हैं इरादे बड़े खौफनाक थे। वो हर सूरत में 20 तारीख को अपने एजेंडे से पीछे नहीं हटना चाहते थे। 3 दफा वो पहले आ चुके हैं। 3 दफा है या 4 दफा है? 3 दफा। तो अब चौथी दफा भी वो आने पे बजिद थे। इसलिए हमने ये सारी कोशिशें और काविशें की हैं ताकि मुल्क में अमन रहे और मुल्क में अमन व अमान के लिए हमारे पुलिस के नौजवानों ने जाने दिए हैं और 580 पुलिस वाले जख्मी हैं। 30 गाड़ियां जो है वो तबाह हुई हैं और मुख्तलिफ पुलिस वाले जख्मी हैं। मैं इन सबको सलाम पेश करता हूँ। शुहदा के घर भी जाऊँगा और जख्मियों के पास भी जाऊँगा। और आखिर में मैं कंक्लूड करने से पहले, क्योंकि मेरे 5 मिनट पूरे हो गए हैं, कादरी साहब अपने ख्याल। शुक्रिया जनाब आप सबका। और जिस तरह शेख साहब ने आपको बताया
तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ मैं तो गुज़िश्ता 2 साल से मुसलसल इनको अंगेज रखा, मैं भी उनके साथ मसरूफ़ रहा और हम कोशिश करते रहे कि वो एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी की तौर पे वो इस सिस्टम में आए और सिस्टम भी उनको उसी तरह डील करे। और इस हवाले से हमारी मुतअद्दिद रेगुलर मीटिंग्स हुई है और जो भी उनके साथ राब्ते हो सकते हैं, गुज़िश्ता 4 महीने से जब से शेख रशीद साहब ने वज़ीर दाखिला का ओहदा संभाला है, आप भी सरपरस्ती कर रहे हैं, मैं भी इस पर लगा हूँ। और मौजूदा जो असम्बली में करारदाद के हवाले से हम कभी अपनी मौक़िफ़ से या जो कुछ हमने कहा है उससे पीछे नहीं हटे थे। करारदाद का मतन क्या होगा, ड्राफ्ट क्या होगा, इस पे हुकूमत एक ऐसी ड्राफ्ट की तजवीज़ दे रही थी जो कि उसके सफारती मज़र्रात और बद असरात कम से कम तर हो, उसकी रिपरकशन मुल्क के लिए ख़तरनाक न हो, हम किसी सफारती महाज पर और आलमी महाज पर कोई दूसरी एक क्राइसिस में न पड़ जाए। इस हवाले से हम उनसे बात कर रहे थे, वो एक अपना ड्राफ्ट जो है या मतन उसको प्रपोज कर रहे थे। और मीनवाइल जब हमारी और उनकी मुज़ाकरात जारी थी तो बहुत सारे बाखबर ज़राए, बावसूख ज़राए से पता चला कि 20 अप्रैल को यहाँ पर फैज़ाबाद में धरना देने की भी भरपूर तैयारियां जारी है। बल्कि हमारी जो आखिरी मुलाकात थी, उस मुलाकात से पहले उन्होंने उस धरने की कॉल दी और कहा कि 20 अप्रैल की शाम 12 बजे 5 मिनट को हमने मौलाना खादिम रज़वी साहब के कब्र पे जमा होना है मज़ार पे और वहाँ से फिर फैज़ाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करना है और वहाँ पे धरना देना है, जिसको हम समझ रहे थे कि अगर मुज़ाकरात एक कंक्लूजन तक नहीं पहुँचे थे और एक नतीजे तक नहीं पहुँचे थे, उनको इस तरह के वीडियो देने की कोई ज़रूरत और अखलाकी इजाज़त नहीं थी। और हमने उनको यहाँ तक ऑफ़र की कि आप आ जाएं, एक ड्राफ्ट आपका है, एक मतन और ड्राफ्ट हमारा है, स्पीकर साहब से एक पार्लिमानी कमेटी अनाउंस करते हैं और वो कमेटी जिसमें तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी हो, बेशक आप उनके साथ बैठ जाएं, उस कमेटी को कायल करें दलील से और माकूलियत के साथ। अगर वो एक ड्राफ्ट मुत्तफ़िका ड्राफ्ट ले आती है तो हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। बहर सूरत वो किसी तौर पर पार्लिमानी कमेटी को या उस तरह की मुत्तफ़िका ड्राफ्ट को लाने पे तैयार नहीं थे और वो बज़िद थे कि हम जो कुछ कहते हैं उसी को माना जाए और उसी को पार्लियामेंट से मंजूर किया जाए। तो आखिर हुकूमतों का काम, रियासतों का काम मिन्नत समाजत नहीं होती, लेकिन बतौर एक सियासी जमात के, एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत के, हमने भरपूर कोशिश की उनको मुज़ाकरात के ज़रिए से, मिन्नत समाजत के ज़रिए से किसी तरह उनको समझाया जा सके, मनाया जा सके, जो कि हमारी उस सारी कोशिश ही कामयाब होगी। और जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो गिरफ्तारी तो बहुत सारी सियासी लीडरों की भी होती है, मजहबी रहनुमाई की भी होती है, कारोबारी शख्सियात की भी, लेकिन जिस तरह रद्द-ए-अमल दिया गया वो किसी सूरत न इसको शरीक कहा जा सकता है, न अखलाकी कहा जा सकता है, न दीनी कहा जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं कि नामूस रिसालत की हिफाजत इस्लामी ममालिक के सबसे अहम रुकन पाकिस्तान का काम है और ये दुनिया के हर फोरम पर करेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं 1 मिनट सवालों से पहले इमरान खान साहब ने, देखें, एक तो मैंने आज बात वाजे कर दी है कि सबके सामने कि प्रोस्क्रिप्शन का नोटिफिकेशन अभी जारी हो जाएगा। वज़रा ने, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि टीएलपी को बैन किया जाए। अब डेजोल्यूशन के लिए कल जो है आर्टिकल 17(2) के तहत कॉन्स्टिट्यूशन रीड विद 212 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 217, ये कल कैबिनेट में दूसरी समरी भी जाएगी
और जिस हिम्मत और जिस जुर्रत से पुलिस ने, रेंजर्स ने दहशतगर्दी का मुकाबला किया है, खास तौर पर वजीर आजम ने भी इसको बहुत सराहा, सारी कौम ने इसको सराहा, सारी कौम ने सुख का सांस लिया कि यहाँ इश्ताल अंगेजी, यहाँ दहशतगर्दी और यहाँ सड़कों को और लोगों को और एम्बुलेंसों को नुकसान पहुंचाने की से लोगों की जान छुटी है। सो प्रोसिक्यूशन आज, प्रोस्क्रिप्शन आज हो गई और डेजोल्यूशन की कल समरी मूव हो जाएगी, वो भी 2-3 दिन में हो जाएगी। अब सवाल आपने जैसा कि फरमाया कि हमने कोशिश की कि मसले को हल किया जाए, है मुश्किल फैसला था, तो क्या छोटा छोटा सवाल साले का कोई ऐसी भी और भी तजवीज़ थी मुख्तलिफ तरह की, और क्या पाकिस्तान के लिए हम मसले पैदा करने के लिए किसी कीमत पर तैयार नहीं थे। 55 या 60 इस्लामी मुल्क हैं, सारा बोझ पाकिस्तान पर डालने के लिए इमरान खान ने इसके बावजूद यूनाइटेड नेशन में इस्लाम का और इस्लाम की सरबुलंदी का झंडा बुलंद रखा, लेकिन एम्बेसडरों को निकालने का सारा यूरोपीय यूनियन और सारे हालात वो बड़े पेचीदा हो जाते, इसलिए वो नहीं हो सका। कोई नरमी नहीं है, मुझसे ज्यादा सख्त है। मैंने इनको कहा जरा सवाल करें ना, आप छोड़ें लंबी बात। वो भी डेजोल्यूशन पे जा रहे हैं, जो ये किया ये भी सोच समझ के किया और वो भी सोच समझ के कर रहे हैं। कार्रवाई होगी, कोई रियायत नहीं होगी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, कोई रियायत नहीं होगी। फैसले अदालतों पे होंगे, जो कानून को हाथ में लेगा कानून उसको हाथ में लेगा। सही कह रहे हैं, बात तो आप सही कह रहे हैं। इसका भी हल तलाश कर रहे हैं। इसके हालात को तलाश करने के लिए अभी मैंने फरोग नसीम से और अटार्नी जनरल साहब से ये 11EE को भी बीच में डाला है ताकि शख्सियतों पे भी मसला हो। देखें, किसी के साथ नरमी की बात कहीं पे नहीं है। हमारी सबसे पहली कमिटमेंट जो है वो पाकिस्तान है। सबसे पहला अहद पैमान जो है हमारा पाकिस्तान। और एक बात, नूरुल हक कादरी ने सारी जिंदगी तो एक दीन की खिदमत में गुजारी। मेरे जैसे गुनाहगार इंसान से ज्यादा किसी ने खत्म नबूवत में या नमूसे रसालत में, ये तो 2016 में आए हैं, वो 17 में कोई कुर्बानी दी है तो उसका नाम सामने लाएं। ये कौम को डिफरेंट तरीके से मुश्तइल करके इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाने का एजेंडा कभी कामयाब नहीं होगा। जी एजाज कोई देखे, कोई चीज नहीं लग रही। इंशाअल्लाह यही पुलिस और यही रेंजर्स हैंडल करेगी और अल्लाह के हुक्म से फ्रांस के तमाम शहरी यहाँ पे महफूज हैं, कोई खतरा नहीं है। जी एजाज। इसके बाद एजाज के बाद दो छोटी छोटी बातें शेख साहब। एक तो ये कि क्या करारदाद आप लेकर आ रहे हैं, दूसरा ये कि इस सारे मामले को आपने बैन करके खत्म कर दिया, कानूनी एतबार से तो ये खत्म हो गई, लेकिन असल जो चैलेंज है वो पुलिस के लिए है, जिन्होंने आगे भी इनसे निपटना है क्योंकि ये मुख्तलिफ रंग इख्तियार करेंगे। तो क्या पुलिस को एम्पावर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज और दूसरी चीजों की कोई वाज़ेह पॉलिसी अभी तक? मैंने आज प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा कि आपको सोर्सेज दिए जाएं और जो लोग जख्मी हुए हैं उनकी स्पेशल उनके लिए कोई इमदाद की जाए। पुलिस वालों के या तनख्वाहें जो हैं सारे लोगों की तनख्वाहों की तरह वो भी मुतासर हैं। ये सारी बातें तो प्राइम मिनिस्टर साहब से मैंने की हैं। इंशाअल्लाह ताला इस बजट में इजाफा करेंगे, लेकिन पुलिस और रेंजर्स ने जो कुर्बानियां दी हैं इसको मैं सलाम पेश करता हूं। करारदाद तो अभी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, इसका प्रोसिक्यूशन कौमी असम्बली में कोई करारदाद नहीं। कौमी असम्बली में ये एतजाज ने अच्छा सवाल किया है, कोई करारदाद नहीं आ रहा। सर्कुलेशन से सारी काबीना तकरीबन दस्तखत कर चुकी है। अभी मैंने आने से पहले प्राइम मिनिस्टर हाउस से पहले पूछा था आजम खान से, उन्होंने कहा दस्तखत मुकम्मल हो चुके हैं। प्रोसिक्यूशन के दस्तखत प्रोसिक्यूशन के मुकम्मल हैं। डिसोल्यूशन के लिए कल दूसरी समरी भी भेज दें। 3 जो अरकान है उनका क्या करेंगे जो सिंध असम्बली में पढ़ रहे हैं हम अभी, तो पहले में तो वो मुतासर नहीं होते, डिसोल्यूशन में वो मुतासर होंगे। थैंक यू वेरी मच।
इस्लामाबाद में वजीर दाखिला शेख रशीद और वजीर बराए मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। शेख रशीद साहब कहते हैं कि जरूरी कार्रवाई के बाद टीएलपी पर पाबंदी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तहरीक लब्बैक को तहलील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जबकि पीर नूरुल हक कादरी कहते हैं कि टीएलपी से मुताद्दिद मीटिंग्स हुई हैं, हम अपने मौक़िफ़ से कभी पीछे नहीं हटे, हम सफारती महाज पर बहरान में नहीं जाना चाहते। नूरुल हक कादरी का यह कहना था कि रियासत का काम मिन्नत समाजत नहीं होता, सिर्फ बताना होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। शेख साहब ये कह रहे थे कि कार्रवाई होगी, कोई रियायत नहीं दी जाएगी। तहरीके लब्बैक को तहलील करने के लिए कल समरी भेजेंगे। टीएलपी पर पाबंदी का नोटिफिकेशन कुछ देर में आ जाएगा। शेख रशीद जब से कुछ देर पहले मीडिया से बात कर रहे थे, उनका ये कहना था कि मैं इसको तहलील करने के लिए अगर अदालत भी जाना पड़े तो जरूर जाऊंगा। स्टेट की रेट कायम होगी, ये फैसला हो गया, इसका ऐलान हो गया। कैसे रेट कायम होगी वो सारा प्लान बता दिया गया है। नूरुल हक कादरी साहब और शेख रशीद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वाजे कर दिया कि अब आगे कैसे बढ़ना है, आगे कैसे चलना है। कल जब शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो कहा था कि टीएलपी वाले बहुत ज्यादा तैयार थे, वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब कैसे हमने इससे निमटना है, इस मामले को कैसे हमने आगे लेकर चलना है, उससे मुतालिक कल भी वाजे किया था, आज फिर वाजे कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने सिफारिश की, वजीर दाखिला साहब ने कल ही कहा कि फैसला हो रहा है। आज काबीना के इजलास में उसकी तौसीक कराई गई, टीएलपी पर पाबंदी। और इससे मुतालिक जो सहाफी वहां मौजूद थे, सवाल किया गया कि अब इस मामले से कैसे निमटा जाएगा, चूंकि ज़ाहिर निमटना पुलिस वालों ने है, निमटना सिक्योरिटी इदारों ने है। और इस मामले में पहले भी ये देखा गया है कि बहुत से ऐसे इदारे या बहुत से ऐसी तंजीमें जिन्हें बैन किया गया वो मुख्तलिफ नामों से सामने आई, वो चैलेंज बनकर सामने आई। तो अब इस चैलेंज को कैसे देखा जाएगा, इससे कैसे निमटा जाएगा, इससे मुतालिक भी ज़ाहिर है हुकूमत तैयार है। ये अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि शेख रशीद साहब ने और वजीर बराए मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी साहब ने की है, उससे मुतालिक आपको बता रहे हैं कि इस मामले को निमटने के लिए, इस मामले से निमटने के लिए बहुत ज्यादा मीटिंग्स हुई, इसके बाद अब ये फैसला हुआ। वक्त हो गया खत्म, आपसे मुलाकात करेंगे कल। रखिए बहुत सा ख्याल, अल्लाह हाफिज।